मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करना चाहता हूं आप सबसे। प्राइवेटाइजेशन के पीछे मंशा क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे, इसी पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं रूपनारायण सोनकर, दलित लेखक कम कांग्रेस का नेता, आपसे बात करना चाह रहा है। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन ये है कि जो सरकारी यूनिट्स होते हैं, जैसे रेलवे, BSNL और भी सारी सरकारी संपत्तियां हैं जिनमें ऑफिसें चलते हैं, विभाग चलते हैं, सरकारी विभाग चलते हैं, जो सरकार से संबंधित चीज़ होती है वो सरकारी कहलाती है। और इनको बेच करके या गिरवी रख करके या इनको प्राइवेट हाथों में दे देना प्राइवेटाइजेशन होता है। सरकारी विभागों में जैसे रेलवेज है, कम से कम करोड़ों की तादाद में युवाओं को रोज़गार मिलता है। उसमें सभी वर्गों के युवाओं को रोज़गार मिलता है। दलित, बैकवर्ड, गरीब, सवर्ण और सवर्ण, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, सभी लोगों को रोज़गार मिलता है। और वो रोज़गार की गारंटी होती है। उसमें आपको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिलती है, जो नियम रहा है, लेकिन अब पेंशन का नियम ख़त्म कर दिया है, जो दुखदाई है। 60 वर्ष सर्विस करने के बाद एक मुफ्त जो सरकार पैसा देती है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। और जो पेंशन वाली स्कीम थी वो बेस्ट है। उससे ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको बहुत अच्छी पेंशन मिलती है, जिससे आप जब तक ज़िंदा रहते हैं तब तक आप उसका सदुपयोग करते रहते हैं और आपका जीवन यापन होता रहता है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा? जब रेलवे प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, गिरवी रख दिया जाएगा, तो उसमें जो सरकारी नौकरियां सभी वर्गों को मिलेंगी वो नहीं मिल पाएंगी। केवल जो उसके मालिक हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लोग हैं, वही अपने मन मुताबिक नौकरियां देंगे। जो हम मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया पर मंथ मिलता है, आप वहाँ पर 50,000, 40,000, 30,000 पर मंथ मिलेगा। ये इस तरह की व्यवस्था होगी। जो 70, 80, 1 लाख में 30,000 की माना नौकरी दे दिया तो 70,000 रुपये वो पूंजीपति लोग बचा ले जाएंगे और अपनी ही समृद्धि करेंगे। और ये देश के जो नागरिक हैं, युवा हैं, सब गरीब होते जाएंगे। मान लीजिए देश में 3 करोड़ रोज़गार सृजित होने चाहिए, तो वो रोज़गार सृजित नहीं होंगे, बल्कि और जो काम कर रहे हैं वो भी रोज़गार छीन ले जाएंगे। कुछ गिने चुने लोग ही उसमें आ पाएंगे, उन कारपोरेट घरानों की मर्जी पर। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा खुली हुई है। जो RSS के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि शूद्र, जो पहले वाली स्थिति में थे, शूद्रों में दलित और बैकवर्ड थे, उनकी स्थिति समृद्धशाली न हो जाए, वो मालदार न हो जाएं, वो एजुकेशन न ग्रहण कर सकें। इसलिए सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज हैं, सब प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। आज मान लीजिए सरकारी स्कूलों में नाम मात्र की फ़ीस पड़ती है, और जो प्राइवेट हाथों में चले गए हैं उनमें बहुत सारा, ढेर सारा रुपया देना पड़ता है। और ये गरीब वर्ग के बस की बात नहीं है। केवल इसमें बहुत कुछ ही चुनिंदा लोग, मालदार लोग ही शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इस तरह इसके पीछे आइडियोलॉजी ये है RSS और BJP के नेताओं की, जो सवर्ण हैं, कुछ सवर्ण हैं, कि ये इस सिस्टम को इतना
इतना अधिक खर्चीला बना दिया जाए कि दलित वर्ग का, बैकवर्ड का, क्लास का और गरीब सवर्ण उसमें रोज़गार न पाए। इसके पीछे मंशा है और ये पुरानी पद्धति लागू करना चाहते हैं। संविधान को सरेआम जलाया जाता है पार्लियामेंट के सामने, लेकिन देश का सुप्रीमो कुछ नहीं कहता है, एक शब्द तक नहीं बोलता है। ये सब चीज़ें देश को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही, कमज़ोर कर रही हैं और विदेशी ताकतों को मजबूत कर रही हैं। ये सब कार्यों से, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने से और भाई भाई में आपस में फूट डलवाने से, ये सब इसके पीछे सोच आरएसएस की है। जो आरएसएस यही चाहता है कि यहाँ पर पुरानी व्यवस्था लागू हो, जिसमें शूद्र, दलित और बैकवर्ड और किसी तरह की एजुकेशन ना पा सकें, शिक्षा ना पा सकें, नौकरी ना पा सकें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना हो, ताकि वो पुरानी अपर क्लास के कुछ सवर्ण लोग हैं उनकी दया पर निर्भर रहें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। पहले 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों का काम केवल ये था कि 3 वर्गों की सेवा करना। आज यही चाह रहे हैं, आरएसएस के लोग यही चाह रहे हैं और यही चाहते हैं कि यही व्यवस्था लागू हो। और ये जात पात, शूद्र, ये सब इन लोगों ने फैला रखा है और इसीलिए देश हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है। विदेशी लोग भी अब आँख उठाने लगे हैं। चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, हम चुपचाप हैं। जो पहले भूटान, नेपाल, बांग्लादेश हमारी मर्जी पर थे, हमारे रहमो करम पर थे, आज वो हम पर ही आँख उठा रहे हैं, छोटे छोटे देश। इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की वजह से बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, बिल्कुल किनारे लग गई है और हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी बर्बाद हो गई है कि अब लोगों को खाना पीना रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसानों की स्थिति बहुत बदतर कर दी गई है। लेकिन आप मज़दूरों के बारे में सोचिए तो उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। जो मनरेगा स्कीम चल रही थी, वो मनरेगा स्कीम में आधे से ज़्यादा पैसा काट लिया गया है। उनको पैसा नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। बेचारे देहातों के लोग बेरोज़गार हैं। जबकि 1914 के पहले यही मनरेगा स्कीम बड़े धड़ल्ले चलती थी, बड़ी सुचारू रूप से चलती थी। लोगों का जीवन यापन बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था और लोग मजदूरी करके या मनरेगा में काम करके पैसा कमाते थे। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें आई थी, जैसे ग्राम प्रधान हैं, कुछ ग्राम प्रधान हैं, सब नहीं, उसे सब ईमानदार होते हैं। कुछ ग्राम प्रधान हैं जो फर्जी ढंग से अपने ही आदमियों को वहाँ जो काम करने वाली लिस्ट है, वर्कर लिस्ट में डालने लगे और इस तरह गवर्नमेंट का पैसा हड़पने लगे। उन पर गवर्नमेंट नज़र रखने लगी। डायरेक्ट पैसा खातों में मज़दूरों के जाने लगा। लेकिन वहाँ पर भी एक खेल होने लगा है कि जिस दिन मज़दूर जाता है बैंक पैसा लेने, तो वो आदमी जो प्रधान होता है, कुछ प्रधान जो ऐसे होते हैं, वो बाहर खड़े रहते हैं और पैसा आते ही उसमें से ले लेते हैं, तब इनको काम दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, इस व्यवस्था को न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दूर कर पा रहे हैं, न एसडीएम दूर कर पा रहे हैं, न बीडीओ दूर कर पा रहे हैं ये सब। लेकिन मनरेगा स्थिति तब भी लोगों के जीने का एक साधन है, होना चाहिए, लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जब पहली बार पार्लियामेंट में गए थे तो उन्होंने ये पहले ही स्पीच दिया था कि मैं इस मनरेगा जो स्कीम है उसकी समाज बना दूंगा। समाज का मतलब उसको समाप्त कर दूंगा और ये बहुत ख़राब स्कीम है। जिस देश के प्रधानमंत्री के या सुप्रीमो को, जिस देश के सुप्रीमो के ऐसे घटिया विचार हों, ऐसे आर्थिक स्थिति बर्बाद करने वाले विचार हों, मज़दूरों के विरोध में विचार हों, तो क्या समझा जा सकता है। और दूसरी बात, आज जब कानून बनाए जा रहे हैं, सब प्राइवेट लोगों के हित में बनाए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं,
कारपोरेट घरानों के लोग हैं उनके हित में बनाए जा रहे हैं और मज़दूरों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो लेबर कानून थे उनमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। केवल प्राइवेट लोगों के लिए, कारपोरेट घराने के लोगों के लिए ही पक्ष में सारे के सारे ये बनाए जा रहे हैं कानून। इसलिए हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और मज़दूरों के अधिकारों को कैसे बचाया जा सकता है। तो प्राइवेट चीज़ हो जाने से सारा का सारा सिस्टम ही बर्बाद हो गया है। पूरा करीब 14-15 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं इस प्राइवेटाइजेशन होने से, और कोई सरकारी नौकरी नहीं है। 3-3, 4-4 साल में अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती भी है तो 4-4, 5-5 साल उसका अपॉइंटमेंट होने में लग जाता है, बहुत कम होता है, तब भी पूरा भरा नहीं जाता है कोटा जितना भी है। ये बड़े दुख की बात है। अगर देश इसी तरह प्राइवेट हाथों में बेचा जाता रहा तो देश जर्जर हो जाएगा। फिर इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर, गवर्नर की क्या ज़रूरत है? जब सारा काम प्राइवेट के लोग ही करेंगे तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुम क्या करोगे? जब तुम कोई बांध नहीं बना सकते, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना सकते हो, तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है? जब प्राइवेट के लोग हाथों में जाना है, प्राइवेट के लोग ही सब काम करेंगे तो सरकारी आदमी क्या काम करेगा? सरकार आप भी हैं, प्रधानमंत्री सरकारी है, राष्ट्रपति सरकारी है, चीफ मिनिस्टर सरकारी है और गवर्नर सरकारी है, मिनिस्टर सरकारी है। ये सारे के सारे सरकारी लोग हैं। तो ये इनके पास कोई काम नहीं होगा। जब प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा तो वो मनमाने ढंग से जनता का शोषण करेंगे, मनमाने ढंग से गवर्नमेंट की स्कीमें जो पहले बढ़िया चल रही थी उनको तहस नहस कर देंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का सबको चाहिए विरोध करना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पहले रेलवे में के लोग संघर्ष किया करते थे छोटी छोटी बातों को लेकर के, लेकिन आज कहीं भी यूनियन दिखाई नहीं दे रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और अपनी मांगों का रखा, क्योंकि बैंक भी प्राइवेट किए जा रहे थे। सन 1969 में आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो विश्व की महान नेता थी, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस राष्ट्रीयकरण से इतनी तरक्की आई कि बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज़, गरीब सवर्णों को बहुत सारी नौकरियां मिली। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ कर ली, बहुत मजबूत बना ली। आज अब ये चूँकि आरएसएस इसके पीछे आइडियोलॉजी काम करती है आरएसएस की, चूँकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो पहले प्रचारक था आरएसएस का, वही अब देश का सर्वेसर्वा बन गया है। तो वही हर जगह अपने आदमी, हर संस्था में आरएसएस के आदमी भरे जा रहे हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी सरकारी चीज़ नहीं, चाहे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोई सरकारी यूनिट हो, सब जगह वही लोग भरे जा रहे हैं। टेक्नोक्रेट आरएसएस के लोग बनते जा रहे हैं, उनको आईएएस कैडर दिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है, जो आईएएस जो क्रीम है इस देश की, वो चुपचाप है और इस अन्याय को बर्दाश्त कर रही है, अपने अधिकारों को कटता देख रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि इनको एक हो जाना चाहिए और इस अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ जो टेक्नोक्रेट हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो आकर के अधिकार जमा बिना आईएएस की परीक्षा दिए हुए, बिना कंपटीशन फाइट किए हुए आईएएस बन जाते हैं। किसी को भी आईएएस बना दीजिए, इससे एबिलिटी, कैपेबिलिटी में बहुत ही क्षीण होगा, और जब क्षीण हो जाएगा तो देश की अच्छी योजनाएं नहीं बन पाएंगी, देश कमज़ोर हो जाएगा। हम बात करते हैं देश को सुदृढ़ बनाने की, लेकिन देश सुदृढ़ कहाँ हो रहा है? हम तो आपस में हिंदू मुस्लिम एकता में लगे रहते हैं। मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है, हमारे देश का सुप्रीमो पता नहीं कब काम करता होगा, और इस देश का सुप्रीमो जब 24 घंटे इलेक्शन में और एक पार्टी और धर्म के
प्रचार में लगा रहता है तो देश के लिए काम क्या करता होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सारी सरकारी यूनिटों को डुबोने के बाद स्वयं गंगा में डुबकी लगा रहा है। पूरा विश्व हंस रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो कि केवल वही दिखाई पड़ता है और अंधविश्वास फैला रहा है। वह पूरे देश में लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है। केवल अगर वही समय बर्बाद न करता और देश के हित में अच्छे कार्य करता तो हो सकता है देश की तरक्की हो जाती। इसीलिए देश रसातल में जा रहा है। जो 70 सालों में कांग्रेस ने कमाया था, इन 7 सालों में इस सुप्रीमो में डुबो तहस नहस कर दिया है। लोग ट्राई कर रहे हैं, लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है, न रोज़गार है, ना कोई उद्योग धंधे हैं। सब लोग विलाप कर रहे हैं। ये देश पता नहीं कहाँ जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन का परिणाम ये होगा कि सारी की सारी यूनिटें प्राइवेट हो जाएंगी। सब लोग नौकरी के लिए भटकेंगे, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर किसी को नौकरी मिल गई तो बहुत ही कम सैलरी पर नौकरी मिलेगी। रात दिन काम करवाया जाएगा, सुबह से 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। अगर आप ज़रा सा भी प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, अगर प्रतिरोध करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपके नौकरी में भविष्य की कोई गारंटी नहीं होगी, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आप डेवलपमेंट कुछ भी अपना नहीं, आप समाज का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम सबको पूरे लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो तो हर एक जगह जिस तरह पहले सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन था उसी तरह का रिजर्वेशन दीजिए, तब तो तुम माना जाएगा कि हाँ तुम गरीबों के हितकर हो। तुम गरीबों के हितकर कभी नहीं हो, गरीबों का शोषण करते हो। RSS के लोग घर घर जाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहते हैं। ये कितने बेशर्मी है कि उन्हीं का नुकसान कर रहे हो और इस नुकसान में भी गरीबों का फ़ायदा बता रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। इसलिए सबको चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ संघर्ष करो, तभी देश बचेगा, वरना देश रसातल में चला जाएगा। आप सबका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। जब आपस में तुम लड़वाते हो, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाते हो, तब विदेशी लोग हम पर हंसते हैं। विदेशी और जो हमारे शत्रु हैं उनको मौका मिल जाता है हमारी कमजोरियों का लाभ उठाने का। आप हरदम पाकिस्तान करते रहते हो। अगर पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, वो हमसे क्या टक्कर ले सकता है। अगर तुमसे टक्कर की बात करते हो, अगर कंपैरिजन की बात करते हो, तो क्यों नहीं चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड से बात करो। चाइना से क्यों डर जाते हो। चाइना यहाँ आकर के न जाने कितने हमारे देश की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन आप मौन हैं। देश गुलाम हो जाएगा। इस तरह आप सैन्य बल मजबूत कीजिए, उसका भी बजट काट लेते हो। बड़े अफसोस की बात है, शिक्षा, चिकित्सा और सेना आदि का बजट भी कम हो जाता है और हमारा देश चुपचाप देखता रहता है। गरीबों की तो बात मत है। गरीबों के लिए तो आपने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, उनके तरक्की के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप सोचिए, सामाजिक वैमनस्यता फैलाते हो, छुआछूत और असमानता देश में फैलाते हो, घरों में फैलाते हो। दलितों के घरों में जाके खाना खाते हो, लेकिन खाना 5 स्टार होटल से लाते हो। ये RSS और BJP के लोग ऐसा करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। अगर तुमको उदाहरण से देखना चाहिए था कि राहुल गांधी जाते थे, जब झोपड़ियों में जाते हैं तो उन्हीं के हाथों का बना बनाया खाना खाते हैं। और ये होना चाहिए, 5 स्टार का कभी नहीं मंगवाते और AC कूलर कभी नहीं मंगवाते। जब ये एक चीफ मिनिस्टर बड़े प्रदेश का जब दलितों के यहाँ जाता है तो और उनके शेड्यूल ट्राइब्स के यहाँ जाता है तो साबुन बंटवाता है और कहता है स्नान धो करके इनके सामने आए। इतना सबसे ज़्यादा दलितों का, शेड्यूल ट्राइब्स का अपमान किया जाता है, तब कहीं उनकी बात सुनी जाती है।
सबसे ज़्यादा जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इस तरह नुकसान हुआ है कि आप देखिए छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड आदि में न जाने कितने करोड़ों की संख्या में पेड़ काट दिए गए हैं। वहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने सारे स्थापित कर दिए गए हैं। पूंजीपतियों ने बड़े बड़े कारपोरेट घराने स्थापित कर दिए हैं। वहाँ का जितने शेड्यूल ट्राइब्स उसको मारकर भगा दिया गया है। उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं। उनके खाने पीने का सारा बंद कर दिया गया है। ये प्राइवेटाइजेशन है। इससे करोड़ की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। पर्यावरण देश का बिगड़ गया है। कौड़ी के भाव उनको ज़मीनें दी गई हैं और सरकारी ज़मीनें जो कि जंगल की थी। ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी है जिसने इस तरह पर्यावरण का नुकसान किया हो, इस तरह शेड्यूल ट्राइब्स का नुकसान किया हो, इस तरह गरीबों को नुकसान किया हो, गरीबों का अधिकार को छीना हो, पढ़ाई छीनी हो, स्वास्थ्य छीना हो और भी जो चीज़ें हो सकती हैं, नौकरी छीनी हो। फिर भी ऐसे बेशर्मी से लोग जाते हैं और बात करते हैं और उसको बीजेपी और आरएसएस को मजबूत करने की बात करते हैं। कांग्रेस मात्र एक विकल्प है जो देश को बचा सकता है। 70 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, कुछ समय को छोड़ करके वो गोल्डन पीरियड था। डेवलपमेंट, बांध, इंजीनियरिंग कॉलेज सब कुछ कांग्रेस के टाइम में बने। सारा का सारा डेवलपमेंट जो आप देखते हैं चारों तरफ एक कांग्रेस के टाइम हुआ। लेकिन ये सरकार ने 60 सालों में सारा का सारा तहस नहस कर दिया और देश को गिरवी रख दिया, देश को बेच दिया और प्राइवेट हाथों में दे दिया। आप बताइए, जब तक प्राइवेट हाथों में तुमने सारी चीज़ें दे दिया है तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है। वही प्राइवेट लोग ही शासन करेंगे। ऐसा लगता है जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में आई थी, उसने धीरे धीरे करके अपना व्यापार बढ़ाया और पूरे देश में कब्जा कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम गुलाम हो गए और बहुत समय ऐसा आने वाला है कि अब गुलामी हमको झेलनी पड़ेगी। पैसे के बल पर एमएलए और एमपी बनेंगे, वही शासन करेंगे, वही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे और कोई गरीब आदमी, कोई बैकवर्ड, कोई पिछड़ा और कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और गरीब सवर्ण कभी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मंत्री नहीं हो पाएगा। वही सारे लोग चारों तरफ शासन करेंगे, तुम्हें गुलाम बना दिया जाएगा। अगर अभी आप नहीं सचेत हुए तो कभी सचेत नहीं हो पाओगे और तुमको मौका ही नहीं मिलेगा। अभी मौका है, तुम ऐसी सरकार के विरोध में कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए और कांग्रेस सत्ता वापस लाइए, तभी देश विनाश होने से बच सकता है, वरना देश गुलाम हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम।